अनदर वीडियो एंड यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रॉम द टॉपिक कैजुअल वैकेंसी एंड ऑनवर्ड्स। इससे पहले हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। नाउ अब हम बात करते हैं समथिंग रिलेटिंग विद द कैजुअल वैकेंसी वाले पॉइंट से रिलेटेड। करेक्ट। तो फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन दीपिका मैम्स लैंग्वेज, जब भी कैजुअल वैकेंसी की बात हो तो हमें थ्री का फिगर याद आना चाहिए। हमें कैजुअल वैकेंसी में क्या याद आना चाहिए? थ्री का फिगर याद आना चाहिए। तीन का मतलब तीन पत्ती नहीं, तीन का मतलब तीन। ओके। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 डील करता है कैजुअल वैकेंसी को लेके। कैजुअल वैकेंसी जो है वो नॉर्मल कंपनी यानी कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी हो सकती है एंड गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी हो सकती है। तो अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है यानी कि अदर कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन आता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 को लेके, तो द सेम टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। तो वो किसके द्वारा फिल की जाएगी? दैट द सेम टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। एंड इन केस ऑफ रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर रेजिग्नेशन, अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया, अगर वो वाला केस है और फिर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है, तो अपॉइंटमेंट बाय बीओडी शुड बी अप्रूव करना होगा बाय द कंपनी जनरल मीटिंग कन्वीन विद इन 3 मंथ। तो आपको क्या करना होगा? उसको सेम को जनरल मीटिंग बुला के उसे अप्रूव कराना होगा। अगर रेजिग्नेशन रीजन है तो अपॉइंटमेंट बाय द बीओटी, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन वाला अगर रीजन है बाय द बीओटी शुड बी अप्रूव होगा, कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा, जो कि आपको कन्वीन करनी होगी फ्रॉम विद इन 3 मंथ। ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो होल्ड करेगा उस मीटिंग को, होल्ड करेगा ऑफिस को टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी की जब भी बात हो तो आपको तीन का फिगर याद आना चाहिए। तीन का फिगर में 30 डेज भी है, तीन का फिगर में 3 मंथ वाला भी है, तो ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अदर कंपनीज वाले केस में सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 का अगर बात करते हैं तो द सेम टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फिल्ड होगी। द सेम टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज एंड इन केस ऑफ रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट बाय बीओडी शुड बी अप्रूव बाय कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन विद इन 3 मंथ। Auditor shall hold the office till the conclusion of next annual general meeting. Auditor hold करेगा the office till the conclusion of next annual general meeting. गवर्नमेंट कंपनी के केस में टू बी फिल्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन 30 डेज। गवर्नमेंट कंपनी के केस में फिल की जानी चाहिए बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन 30 डेज एंड इन केस ऑफ फेलियर देन बीओडी, अगर CNDAG नहीं कर पाया 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कैजुअल वैकेंसी को, तो इन केस ऑफ फेलियर बीओडी शैल विद इन 30 डेज में करेगा। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा? सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कोई भी रीजन हो, ऑडिटर पागल हो गया, गवर्नमेंट कंपनी के केस में चाहे कैसा भी रीजन हो, रेजिग्नेशन हो या ना हो, कैसा भी रीजन हो, सारे रीजन के केस में 30 दिन में CNDAG करेगा और बीओडी करेगा 30 दिन में, अगर इन केस ऑफ फेलियर बाय द CNDAG। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर रेजिग्नेशन रीजन है, अगर रीजन रेजिग्नेशन है तो बीओडी करेगा 30 दिन में और अप्रूव कराना होगा उसको इन जनरल मीटिंग बाय द मेंबर्स, जो कि कन्वीन होगी विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और कोई अदर रीजन है, कुछ भी कैजुअल वैकेंसी, ऑडिटर पागल हो गया, ऑडिटर मर गया या ऑडिटर को कुछ भी हो गया, तो बीओडी करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। उस केस में आपको अप्रूव नहीं कराना है, जनरल मीटिंग में तभी अप्रूव कराना होगा इफ द रीजन इज द रेजिग्नेशन। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 बोलता है एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर शैल। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 बोलता है कोई भी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर शैल in case of a company other than a company whose account are subject to be audited by an auditor appointed by the comptroller auditor general of India. In case of a company other than a company, मतलब उस कंपनी के केस में जिसके अकाउंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अलावा आर सब्जेक्ट टू, मतलब अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी, तो फाइल की जाएगी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन रीजन ऑफ एन ऑडिटर का, तो such appointment shall also be approved by the company
by the company at the general meeting convened within 3 months of the recommendation of board, and he shall hold the office till the conclusion of next annual general meeting. If such casual vacancy is the result of resignation of an auditor, अगर casual vacancy result है resignation of an auditor का, तो such appointment shall also be approved by the company के द्वारा approve होगा at the annual general meeting में, जो कि convene की जाती है within 3 months of the recommendation of board, and he shall hold the office till the conclusion of next annual general meeting. और वो hold करेगा office को till the conclusion of next annual general meeting तक. In case of a company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India. In the case of a company whose accounts are subject to audit by an auditor, उस केस में जहां कंपनी के अकाउंट जो है whose account are subject to audit by the auditor appointed by the comptroller auditor general, अगर उसके अकाउंट को देखता है, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, to be filled by the comptroller and auditor general of India within 30 days. It may be noted that in case the comptroller auditor general of India does not fill, अगर वैकेंसी को फिल नहीं कर पाया है within the said period, then the board of director will fill the vacancy within next 30 days में. next 30 days में बीओडी फिल कर देगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. यहाँ पे लिखा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है नेक्स्ट 30 डेज? यहाँ पे वन थिंग आई विद इन नेक्स्ट 30 डेज, करेक्ट. यहाँ पे इसको थोड़ा बिग स्पेस कर दीजिए, टैब प्रेस कीजिए. अप्रूव होनी चाहिए इन जनरल मीटिंग बाय मेंबर्स, जो कि कन्वीन की हो आपने, विच इज कन्वीन विद इन 3 months. Screen got stuck. इसके लिए ऑप्शन क्या है? Only one option we have. यहाँ पे कन्वीन होनी चाहिए. करेक्ट. इस हैंग वाली प्रोसेस की वजह से मुझे पहले लिखना पड़ता है, and then I can record the things. ओके, इसको हम नॉर्मल में सेव कर लेते हैं. तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया. इट मे बी नोटेड दैट यहाँ से हमने पढ़ा था विद इन नेक्स्ट 30 डेज बाय द बीओडी, इसी वजह से उसको भी किया था यहाँ पे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. करेक्ट. आगे चलते हैं. मतलब फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 बोलता है अदर कंपनी के केस में टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज. और अगर रेजिग्नेशन रीजन है तो अपॉइंटमेंट बाय बीओडी शुड बी अप्रूव बाय एट दी एनुअल जनरल मीटिंग में भी आपको अप्रूव करना होगा. और इसमें है गवर्नमेंट कंपनी केस में टू बी फिल्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन 30 डेज. एंड केस ऑफ फेलियर बीओडी शैल फिल विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज. और ये वाला रीजन सेम है या नहीं, अब इसको यहाँ से मर्ज तो कर रखा है. इन केस ऑफ रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट बाय बीओडी शुड बी अप्रूव बाय कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग, पर ऐसा यहाँ नहीं लिखा है ना. लेट्स सी, ऐसा कोई प्रॉपर मेंशन नहीं है, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि रेजिग्नेशन वाला रीजन अगर गवर्नमेंट में है तो कन्वीन करना है या नहीं, ऐसा उधर लिखा नहीं है, तो नहीं मान सकते. कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन आ जाता है एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट. तो ऑडिटर हु हैज रिजाइन सेक्शन 140 सबसेक्शन 2
अगर रेजिग्नेशन रीजन है रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन में अ स्टेटमेंट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म 83 विद द कंपनी, यहाँ पे कोई फॉर्म मेंशन नहीं कर रखा, रेजिग्नेशन रीजन है तो उस केस में आपको 30 दिन में एडीटी 3 फाइल करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन वाले डेट से 30 दिन के अंदर अंदर इन अ स्टेटमेंट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म एडीटी 3 कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई रेजिग्नेशन अगर रीजन है, रेजिग्नेशन अगर रीजन है तो आपको एडीटी 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट स्टेटमेंट फाइल करनी होगी एडीटी 3 को विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार, कंपनी को भी और रजिस्ट्रार को भी, एडीटी 3 कंपनी और रजिस्ट्रार को in case of the company referred to in section 139 subsection 5. 139 subsection 5 हमने पढ़ा था subsequent audit of a government company का, गवर्नमेंट कंपनी और ऑडिटर शेल ऑल्सो फाइल अ स्टेटमेंट विद दी सी एंड एजे अलॉन्ग विद द कंपनी रजिस्ट्रार। गवर्नमेंट कंपनी है तो नॉर्मल कंपनी के केस में आपको कंपनी और रजिस्ट्रार को ही एडीटी 3 में 30 दिन के अंदर अंदर रेजिग्नेशन में एक स्टेटमेंट फाइल करनी है। गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में एडिशनल सी एंड एजे भी पिक्चर में आ जाएगा, सी एंड एजे कंपनी और रजिस्ट्रार। इन केस ऑफ फेलियर तो ऑडिटर शेल बी लाइबल, अगर ऑडिटर ने ऐसा नहीं किया है तो वो लाइबल होगा पेनल्टी के लिए जो कि होगी 50,000 और द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 को कंप्लाई नहीं किया तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में उसकी पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस होगा नॉर्मल जो भी उसकी पेनल्टी होगी 50,000 और उसकी जो रेमरेशन है लोअर ऑफ, दोनों में से जो भी लोअर ऑफ होगा। पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 कितनी होगी, व्हाट विल बी द पेनल्टी, कितना होगा। इन केस ऑफ फेलियर द ऑडिटर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 और द रेमरेशन ऑफ ऑडिटर। इन केस ऑफ अ फेलियर वाले केस में जो ऑडिटर है वो लाइबल हो जाएगा। इन केस ऑफ फेलियर ऑडिटर लाइबल हो जाएगा पेनल्टी 50 या तो 50,000 या रेमरेशन जो भी उसमें से लोअर ऑफ हो। और अगर इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट चलता गया तो हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर हुआ तो फर्दर पेनल्टी होगी 500 रुपए, 500 रुपीज पर डे होगी ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर अगर कंटिन्यू रहा तो 500 रुपए प्रतिदिन लगेंगे एंड मैक्सिमम जो कि 2 लाख तक भी जा सकता है एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3। सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में वो पेनल्टी है जो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 के नॉन कंप्लायंस की वजह से लगती है। पेनल्टी है नॉर्मल में 50,000 रुपए और उसकी रेमरेशन जो भी कम हो, और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट हुआ तो मिनिमम 500 रुपए प्रतिदिन ईच डे और मैक्सिमम 2 लाख रुपए। उसकी बात करते हैं हम, क्या स्टडी पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, सीए डोनाल्ड वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ पीएस लिमिटेड एट द रेमरेशन ऑफ 30,000। सीए डोनाल्ड अपॉइंट किया गया था ऑडिटर पीएस लिमिटेड की, उसकी रेमरेशन थी 30,000 उसे मिलते थे। हाउएवर आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद उसने अपनी कंटिन्यू सर्विस करने के बाद ही कुड नॉट कंटिन्यू टू होल्ड हिज ऑफिस ऑफ द ऑडिटर एज हिज वाइफ, वो ऑफिस को कंटिन्यू नहीं कर पाया, रिजाइन कर दिया होगा, यानी कि उसने ऑडिटर एज हिज वाइफ गॉट अ गवर्नमेंट जॉब एट अ डिस्टेंट प्लेस, उसकी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब, ये तो ऐसे हमें उलझाने के लिए दिया है। डिस्टेंट प्लेस पे गवर्नमेंट जॉब लग गई थी इसलिए उसको शिफ्ट होना पड़ा उसकी वाइफ के साथ नई प्लेस पे, तो उसने रिजाइन कर दिया कंपनी पर और डिड नॉट परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, जो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 बोलता है कि उसे एडीटी 3 में फाइल करना है, तो उसने वो फाइल नहीं किया टू द कंपनी और रजिस्ट्रार इंडिकेटिंग द रीजन एंड अदर फैक्ट मे बी रेलेवेंट। उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिलेटिंग जो फाइलिंग थी स्टेटमेंट टू द कंपनी एंड रजिस्टर इंडिकेटिंग जो रीजन है अदर फैक्टर्स में भी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन, वो कुछ भी नहीं बताया। हाउ मच फाइन ही विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 फॉर द नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। यहाँ पे बोला गया अगर आपने सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 की कंप्लायंसेस को पूरा नहीं किया तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में आपको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी विल बी 50,000 और लोअर ऑफ हिज रेमरेशन whichever is और his remuneration whichever is lower, यानी कि उसकी रेमरेशन तो 30,000 थी, पेनल्टी 50,000 और उसकी रेमरेशन यानी कि 30,000 उसकी पेनल्टी होगी। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट की बात नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे। Thus the fine under section 140 subsection 3 of the Companies Act 2013 shall not be less than 30,000 नहीं हो सकती, but which may extend to 5 लाख। ये कैसे पॉसिबल, 5 लाख तो पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम तो 2 लाख ही है। यहाँ पे इन्होंने कुछ गलत कर दिया लगता है।
आई डोंट नो यहाँ पे क्या लिखा है ये चीज, क्योंकि 50,000 और 30,000 दोनों में से लोअर तो 30,000 है, और एक्सटेंड भी कर सकता है तो 2 लाख तक ही कर सकता है, नॉट दी 5 लाख। ये पुरानी पेनल्टी लिखी होगी या तो, इसको मैं दोबारा से चेक करूंगी। टिल उसकी जो पेनल्टी है वो तो उतनी ही बनेगी। चेक दिस, यहाँ लिख लेते हैं, चेक दिस 5 लाख। अब हम आगे बढ़ते हैं। A retiring auditor may be reappointed at an annual general meeting. रिटायरिंग ऑडिटर की बात कर रहे हैं। रिटायरिंग ऑडिटर को हम रीअपॉइंट कर सकते हैं किसी भी एजीएम में, इफ अगर वो नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर रीअपॉइंटमेंट, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं है तो हम उसे अपॉइंट कर सकते हैं। ही हैज नॉट गिवन द कंपनी नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस टू बी कंटिन्यू टू बी रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। उसने कंपनी को लिखित में नहीं दिया हो, ही हैज नॉट given a notice in writing में नहीं दिया हो, has not given a notice in writing about his unwillingness to be reappointed के लिए कि वो अपॉइंट हो या नहीं। A retiring auditor may be reappointed as at an annual general meeting. एक रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो रीअपॉइंटेड हो सकता है अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो, इफ इज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर रीअपॉइंटमेंट, ही इज नॉट गिवन notice in writing about his unwillingness to be reappointed, a special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. A special resolution has not been passed at that meeting. Special resolution pass नहीं हुआ हो at that meeting में some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed, कि वो दोबारा से reappointed नहीं हो सकता है। हम क्या बोलते हैं, एक रिटायरिंग ऑडिटर कब रीअपॉइंट हो सकता है एट एनुअल जनरल मीटिंग, व्हेन अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग। हम क्या बोलते हैं दैट व्हेन अ रिटायरिंग ऑडिटर कब रीअपॉइंट हो सकता है एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, इफ ही इज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए, अगर वो नॉट डिस्क्वालीफाई है फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए, ही हैज नॉट गिवन अ नोटिस इन राइटिंग अबाउट हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया हो मीटिंग दैट अपॉइंटिंग किसी और ऑडिटर को आप अपॉइंट करो प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। तो तीन तीन केसेस है कब एक रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है, इफ ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट, he has not given the company a notice in writing about his unwillingness to be reappointed and a special resolution pass नहीं किया हो has been passed at that meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अदर प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स को लेके, एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग अ रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड। दोबारा हमने भी वही लिखा है, किसी भी जनरल मीटिंग में एक रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है। एट एनी जनरल मीटिंग रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड इफ ही इज नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं हो फॉर द रीअपॉइंटमेंट, ही हैज नॉट गिवन अ नोटिस इन राइटिंग अबाउट हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड एट दैट मीटिंग अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर में नॉट बी रीअपॉइंटेड। स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास कर दिया कंपनी ने कि रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना है, तो अगर नहीं किया है तो वेल गुड, वेरी गुड, फिर हम कर सकते हैं। When no auditor is appointed at annual general meeting, existing auditor shall continue as per section 139 subsection 11. अगर कोई ऑडिटर को अपॉइंट, वेन नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग, अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट ही नहीं किया है एजीएम में, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कर सकता है कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। Where at any annual general meeting no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company. जहाँ पे where at any annual general meeting no auditor is appointed or reappointed, जहाँ कहीं पे भी any annual general meeting no auditor, जहाँ पे नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, जहां किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया हो, रीअपॉइंट नहीं किया हो, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। रोटेशन क्या है ऑफ ऑडिटर का, रोटेशन के प्रोविजन की हम बात करते हैं इन दीपिका मैम लैंग्वेज, व्हाट शी यूज्ड टू गिव एग्जांपल हियर इज
जब भी रोटेशन का प्रोविजन आता है तो जोकर जो है सर्कस में जोर जोर से रोटेट करता है, रोटेट, वही हम सब पढ़ेंगे इसमें, एंड रोटेशन के प्रोविजन को लेके। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोविजन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 139 सब सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग ऑडिटर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है जहाँ पे किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया हो, और किन केसेस में जो है कि रीअपॉइंट हो सकता है। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो फॉर रीअपॉइंटमेंट, ही हैज नॉट गिवन अ नोटिस इन राइटिंग अबाउट हिज अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास at that meeting appointing some other auditor providing expressly that he shall not be reappointed. रोटेशन ऑफ ऑडिटर बात करता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर की। रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 की रोटेशन ऑफ ऑडिटर को लेके। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या बोलता है, एज पर रूल प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज ऑडिट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्लास ऑफ अ कंपनी, क्लासेस ऑफ अ कंपनी एक्सक्लूडिंग वन पर्सन कंपनी। यानी कि रोटेशन का प्रोविजन जो है वो वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता है। किन पे नहीं लगता है, वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता है। रोटेशन के प्रोविजन के लिए भी आई वुड सजेस्ट पहले हम नीचे से पढ़ लेते हैं एंड देन हम अपना मॉड्यूल वाला रिवाइज कर लेंगे। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर को लेके जो पॉइंट डिस्कस करते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है रोटेशन ऑफ ऑडिटर के लिए। एक सेकेंड होल्ड करना। सो आई एम बैक अगेन। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का जो प्रोविजन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात करता है। एप्लीकेबिलिटी क्या है रोटेशन ऑफ ऑडिटर को लेके, क्लास ऑफ अ कंपनी फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कौन सी क्लास ऑफ कंपनी है फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर को लेके। लिस्टेड एंड अदर प्रिस्क्राइब कंपनीज कंपलसरी विद नो लिमिट, जो लिस्टेड और अदर प्रिस्क्राइब कंपनी है, लिस्टेड कंपनी पे तो रोटेशन का प्रोविजन हमेशा ही लगेगा। जो लिस्टेड कंपनीज है उन पे तो रोटेशन का प्रोविजन लगेगा ही लगेगा, कोई लिमिट नहीं है। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उनकी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए ऑफ ₹10 करोड़ और मोर। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाती है तो उन पे रोटेशन का प्रोविजन लग जाएगा। प्राइवेट कंपनी की अगर पेड अप कैपिटल ₹50 करोड़ और उससे ज्यादा हो जाती है तो उस पर भी रोटेशन का प्रोविजन लगेगा। और कंपनी हैविंग जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी कि पेड अप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की 10 करोड़ या उससे कम है, प्राइवेट कंपनी की उससे कम है, पर उसकी बोरिंग, बट जो पब्लिक बोरिंग है और जो पब्लिक डिपॉजिट है अगर वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो उस पे रोटेशन का प्रोविजन लग जाता है। फॉलोइंग क्लास ऑफ अ कंपनी को एग्जाम्प्ट कर रखा है, फॉलोइंग क्लास ऑफ अ कंपनी को एग्जाम कर रखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। अगर ओपीसी और स्मॉल कंपनी है तो उन पे कभी भी रोटेशन का प्रोविजन नहीं लगता है। टर्म ऑफ ऑडिटर के इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कूलिंग पीरियड होगा 5 साल, और ऑडिट फर्म जो 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट होगी और फिर से 5 साल रेस्ट करेगी। उसके अलावा ये मैंने सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, एंड this picture looks like a circus jokers and all. This is actually क्या तुम किसी जोकर से कम हो क्या? सबसे पहले हम जब रोटेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि तुम किसी जोकर से कम हो गए। नेवर फील लाइक नो, किसी जोकर से तो बिल्कुल भी कम नहीं है हम। ये जो 3 पिक्चर्स है ये तीनों दिस इज वन ऑफ वेरी कॉमेडियन पिक्चर। तो क्या तुम किसी जोकर से कम हो? तो द आंसर इज नो, तुम किसी जोकर से कम नहीं हो। एग्जैक्टली तुम किसी जोकर से कम हो क्या? एग्जैक्टली नो, बिल्कुल कम नहीं है। तो नाउ जब बचपन में जोकर देखने जाते थे, तो क्या होता था? बचपन में जोकर देखने जाते थे तो जोकर क्या करता था? जब जोकर सर्कस में गोल गोल घूमता था, और क्या करता था? लोगों से पब्लिकली 10 रुपए मांगता था। जोकर बार बार क्या करता था? रोटेट करता था, इस सर्कल की तरह रोटेट करता था
ये जो सर्कल है ऐसे रोटेट करता था, जोकर रोटेट करता था। जोकर क्या करता था, रोटेट ऐसे गोल गोल घूम कर, ऐसे बॉल उछाल उछाल कर रोटेट करता था। जोकर बार बार रोटेट करता था, तो पब्लिक खड़ी होती थी और पब्लिक बार बार ताली मारती थी। पब्लिक बार बार ताली मारती थी। जोकर क्या करता था, रोटेट करता था और पब्लिक बार बार ताली मारती थी। जब जोकर एक बार रोटेट करता था तो पब्लिक कितना पैसा देती थी, 10 रुपए। 10 रुपए देती थी। जब वो पब्लिकली रोटेट कर रहा था। पब्लिकली यानी कि जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, जब जोकर एक बार रोटेट करता था, ये भी दीपिका मैम की ट्रिक है, तो जब भी जोकर एक बार रोटेट करता था तो पब्लिक उसे क्या करती थी, पब्लिक ताली मारती थी और पैसे देती थी 10 रुपए। पब्लिकली तो इतना ही मिलेगा। तो फिर ऑल द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का 10 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल हो। जोकर प्राइवेटली भी लोगों से आके पैसा मांगता था। अगर कोई प्राइवेटली जाएगा तो उसे ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। तो प्राइवेटली जोकर को कितने पैसे मिलते थे, 50 रुपए। टू ऑल द प्राइवेट कंपनी 50 करोड़ और मोर, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल हो। प्राइवेट पब्लिक रहे रहने देते, हम ये बात करते हैं। जब लोग जोकर पब्लिकली रोटेट करता था तो उसे 10 रुपए और 10 रुपए मिलते थे। जब वो पब्लिकली लोगों के पास जब प्राइवेटली जाता था तो उसे क्या करता था, प्राइवेटली जाता था तो उससे 50 रुपए मांगता था। और इतना पैसा आ गया तो जोकर को किसी से बोरो नहीं करना पड़ेगा, 50 रुपए बोरो नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमें जोकर का और उससे याद हो जाता है, जो कि लिमिट है 10, 50 और 50। 10, 50 और 50 यानी कि ऑल द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, private company having the paid up share capital of ₹50 crore or more, and a company having the paid up share capital below threshold limit है, बट मेंशन, बट बोरिंग जो है पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा, इसमें ओपीसी और स्मॉल कंपनी नहीं आती है। तो हमें ये लर्न हो सकता है। ऐसे प्रोविजन क्या है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 का, an individual or firm of auditor are not eligible to be reappointed as an auditor of same company. एक इंडिविजुअल सेक्शन 139 सबसेक्शन 11 के अकॉर्डिंग तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है, बट सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 जो प्रोविजन है फॉर द रोटेशन, एक इंडिविजुअल और फॉर्म ऑफ ऑडिटर एलिजिबल नहीं होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी जब तक 5 years लैप्स नहीं हुए फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। इट शेल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एनी ऑडिट फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकता है अगर कॉमन पार्टनर हो विद दी, अगर आपके कॉमन पार्टनर हो विद दी ऑडिट फर्म जिसका टेन्योर हैज जस्ट एक्सपायर हुआ हो, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years तक आप नहीं कर सकते हैं। एवरी कंपनी जो कि एग्जिस्टिंग करती है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट पे, उसे शेल कंप्लाई करना होगा विद द रिक्वायरमेंट। अगर सपोज इस एक्ट से पहले भी कंपनी को एग्जिस्ट करती है तो भी उसे कंप्लायंस करनी होगी सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 की, टिल द फर्स्ट एजीएम हेल्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट एजीएम तक इसका, after the commencement of this act. Right of a company to remove auditor and right of a auditor to resign shall not be prejudiced. अब हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 के मॉड्यूल वाले पार्ट पे चलते हैं और फिर से हम ऊपर वाला पार्ट रीड करेंगे। एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ये बोलता है, नो लिस्टेड कंपनी और कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ अ कंपनी एज मेंशन अबाउट शेल अपॉइंट और रीअपॉइंट। जो भी कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 की क्राइटेरिया में आती है, कोई भी लिस्टेड कंपनी पे तो हमेशा रोटेशन का प्रोविजन लगेगा ही। और प्रिस्क्राइब अदर क्लास और क्लासेस ऑफ अ कंपनी जो कि मेंशन है, जो अदर क्लास और क्लासेस ऑफ अ कंपनी जो कि मेंशन है, जो कि हमने बताया दैट ऑल दी जितनी भी पब्लिक कंपनी है हैविंग, लिस्टेड कंपनी पे तो है ही है। उसके बाद हमने किसको अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, किसको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में बात की, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की और बोरिंग्स के केस में बात की। कैन इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years, एक बार अपॉइंट होगा, 5 साल के कंजिक्यूटिव ईयर्स चलेंगे और उसके बाद वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। एन ऑडिट फर्म एज ऑडिटर फॉर मोर देन 2 terms ऑफ, अगर ऑडिट फर्म है तो उसके लिए 2 terms of 5 consecutive years होंगे। एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म अंडर क्लोज ए, अगर किसी ने अपना टर्म पूरा कर दिया है तो वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है सेम कंपनी में फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। 5 साल तक जब भी उसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया उसके 5 साल तक उसे कूलिंग ऑफ पीरियड हो जाएगा। और ऑडिट फर्म विच हैज कंप्लीटेड हिज टर्म, यानी कि ऑडिट फर्म की बात कर रहे हैं, शेल नॉट बी एलिजिबल नहीं होगा इन द सेम कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सच टर्म, क्योंकि उनके दो कंसेक्यूटिव होते हैं फर्म वाले केस में, अपॉइंट नहीं हो पाएगा। देयरफॉर प्रोविजन जो है सेक्शन 139, अरे यार शिट, हियर द बैटरी इज गोइंग टू,
तो हम क्या बोलते हैं कि ओके, तो पीसी चार्जिंग हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है साइमल्टेनियसली, एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग ईयरफोन, तो कोई बात नहीं एक्चुअली, बट दीज आर द प्रिकॉशन टर्म्स। जो प्रोविजन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 का, जो कि रिलेटेड है टू द रोटेशन ऑफ ऑडिटर आर एप्लीकेबल है ओनली टू लिस्टेड कंपनी। रोटेशन वाला प्रोविजन सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज पे तो है ही है, और क्लास ऑफ कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी की उसके क्राइटेरिया दिया है, जो भी कंडीशन मेंशन की गई थी। जोली लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, अपॉइंट हुआ है मैसर्स पोली एंड कंपनी और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। जोली लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, अपॉइंट हुई है मैसर्स पोली एंड कंपनी as a chartered accountant firm as a statutory auditor in its AGM held at the September 2016 for 11 years. Firstly तो फॉर्म है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 11 years तक आप डायरेक्टली अपॉइंट करो, ये तो वायलेशन है दिख रहा है। ये तो अपॉइंटमेंट जो मैसर्स पोली एंड कंपनी का वो वैलिड नहीं है, एज अपॉइंटमेंट कैन बी मेड ओनली फॉर वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। आप जो अपॉइंटमेंट कर सकते हो फर्म वाले केस में भी, आपको अपॉइंटमेंट कैसे करना होगा, अपॉइंटमेंट होगा पहले ओनली वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, पहले सिर्फ एक टर्म से ही होगा, वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, एंड देन वन मोर टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। मतलब फर्म है तो ऐसे 11 ईयर्स तक नहीं कर सकते, 11 ईयर्स तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स होगा एंड देन अनदर टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स होगा। इट कांट बी अपॉइंटेड फॉर 2 टर्म्स इन वन एजीएम ओनली। हम बोल रहे हैं कि इट कांट बी अपॉइंटेड, आप डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकते हो किसी भी फर्म को 2 टर्म को एक ही एजीएम में। फर्दर अ कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, उसके बाद जैसे 5 साल के लिए एक बार अपॉइंट किया, एंड देन अनदर वन टर्म, क्योंकि फॉर्म है, देन अनदर वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स होगा, एंड इट कैन बी अपॉइंटेड डायरेक्टली 2 टर्म्स के लिए तो हो नहीं सकता, और जो कूलिंग पीरियड उसके बाद 5 साल होना चाहिए फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ टर्म इज रिक्वायर्ड। The firm can't be reappointed for further 5 years after the completion of 2 term of 5 consecutive years के बाद उसका कूलिंग पीरियड चलेगा, it can't be reappointed, अपॉइंटेड नहीं हो सकती। द फॉलोइंग पॉइंट मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड ये है, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में कोई भी फर्म कॉमन पार्टनर तो होना ही नहीं चाहिए। पार्टनर और अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired in the company immediately preceding financial year में हुआ, और अगर सपोज कोई कॉमन पार्टनर निकल रहा है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द 5 years। मैसेज XYZ एक कंपनी है, ऑडिट फर्म है, जिसके पार्टनर है X, Y और Z, जिसका टेन्योर एक्सपायर हुआ इन द कंपनी इमीडिएटली प्रेसिडिंग। मतलब यहाँ पे कॉमन पार्टनर की बात की है कि XYZ एंड कंपनी है, ऑडिट के पार्टनर्स है XYZ, जिसका टेन्योर जस्ट एक्सपायर ही हुआ है, और ABZ एंड कंपनी अनदर फर्म है जिसमें Z कॉमन पार्टनर है फॉर द कंपनी, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद अनदर कैश स्टडी। रानू प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल तो 42 करोड़ है, पर पब्लिक बोरिंग फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ रुपीज, यहाँ पे ईच नहीं बोला है, बट जो बोरिंग्स है वो टोटल में मिला के 72 एग्रीगेट में है करोड़, तो मैनर ऑफ रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑफकोर्स अगर आपकी बोरिंग फ्रॉम दी अगर आपकी बोरिंग इफ मतलब आप बिलो दी थ्रेशोल्ड लिमिट में हो, बट आपकी बोरिंग फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीड करती 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो भी आप पे मैनर ऑफ रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। Every company existing on or before the commencement of this act which is required to comply with the provision of this section। एवरी कंपनी, हम क्या बोलते हैं, जितनी भी कंपनी है एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो एग्जिस्ट करती थी, यानी कि ये जो प्रोविजन आया था जिस भी ईयर में आया था, कंपनी एग्जिस्ट करती ऑन और बिफोर दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले ही कंपनी आपकी एग्जिस्ट करती है, जिंदा है, which is required to comply with the provision of this section, तो भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। shall comply with the requirement of this subsection within a period which shall not be later than the date of first annual general meeting। कब तक करना होगा, which shall not be later than the first annual general meeting say of a company held within a period specified under section 1 of section 96 after 3 years, मतलब from the conclusion of first annual general meeting आफ्टर 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसका क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। जैसे मिस्टर राज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिविजुअल ऑडिटर है बिनेका लिमिटेड के लास्ट 5 years से ऑन मार्च 2013 से। मिस्टर राज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिविजुअल ऑडिटर का 2013 में ही हुआ है वो, एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, पहले से ही वो अपॉइंट हुआ है, तो 5 साल तक तो वो वैसे भी होल्ड करता। उसके बाद उसको 3 साल और दिए जाएंगे, यानी कि 2013 तो ऑलरेडी था, 2013 से 5 साल और उसके बाद 3 साल और दिए जाएंगे। कीपिंग इन व्यू द ट्रांजिशन पीरियड एज स्टेटेड जो भी है कंपनीज एक्ट में, मिस्टर राज कैन कंटिन्यू द ऑडिट ऑफ बिनेका लिमिटेड अप टू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड।
कब तक वो करेगा? अप टू द फर्स्ट जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. वो कंटिन्यू करेगा अप टू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. अप टू व्हाट? अप टू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड आफ्टर द up to the first annual general meeting to be held after 3 years from the commencement of this act. Mr. Raj and Associates है, एक चार्टेड अकाउंटेंट की ऑडिट फर्म है, इज डूइंग ऑडिट ऑफ बिनेका लिमिटेड फॉर लास्ट 11 ईयर्स से कर रही है, जो कि एग्जिस्ट करता है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कीपिंग इन व्यू द ट्रांजिशन पीरियड स्टेटेड जो है इन द कंपनीज एक्ट, Mr. Raj Associate continue कर सकता है the audit of Bineca up to the first annual general meeting from the up to the first annual general meeting to be held after 3 years from the commencement of this act. हम क्या बोलते हैं? up to the first annual general meeting to be held after the commencement of this act. Student link the above example with the illustrative table explaining the rotation in case of individual auditor as well as audit firm, which has given after the 3.2 manner of rotation of auditor by the company on expiry of their term. स्टूडेंट जो है वो इंटरलिंक कर सकते हैं अबाउट एग्जांपल्स को रोटेशन के केस में इन केस ऑफ ऑडिटर एज वेल, चाहे वो फर्म हो. मैनर ऑफ रोटेशन जो है ऑडिटर बाय द कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म क्या होगा? It has also been provided that the right of a company to remove an auditor and the right of the auditor to resign from such office of the company shall not be prejudiced. नहीं होना चाहिए. It should not against the provision और company जो भी है. Subject to the provision of the act, member of a company may resolve to provide that in the audit firm appointed by it, auditing partner in his term shall be rotated at such interval as may be resolved by the member. In the audit firm, हम क्या बोलते हैं? किसी भी ऑडिट फर्म में अपॉइंटेड जो भी ऑडिट जो जिस भी तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है, जो ऑडिटिंग पार्टनर है और उसका जो टीम है, जो ऑडिटिंग पार्टनर है और जो उसकी टीम है, उन्हें रोटेट करना चाहिए ऐसे इंटरवल में एज में भी रिजॉल्व हो बाय द मेंबर्स. द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर के द्वारा भी हो सकती है. अब ये क्या है? 2014 में रोटेशन का प्रोविजन आया था. रोटेशन की बात करता है. मैनर ऑफ रोटेशन क्या है? तो 3 इयर्स तक तो चलेगा ट्रांजिशन पीरियड. तो हम क्या बोलते हैं? अप टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. Up to what? Up to the conclusion of first AGM after the commencement of, यहाँ पे हमने लाइन पढ़ी थी, up to the first annual general meeting to be held after 3 years. After 3 years from the commence. After 3 years from the commence. यहाँ पे 3 years भी लिख दीजिए. Up to the conclusion of first AGM after 3 years. After 3 years from the अब इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लिख सकते, यहाँ लिखना होगा. Up to the conclusion of first AGM. Up to the conclusion of first AGM after 3 years from the commencement of this act. Up to the conclusion of first year. Up to the conclusion of first AGM after 3 years. From the commencement of, बस इस ज़्यादा हम स्पेस नहीं मांग सकते, इधर से पूरा हिल जाएगा डिवाइस. रोटेशन का प्रोविजन 2014 में आया था. तो 3 ईयर के ट्रांजिशन पीरियड तो हम बोलते हैं अप टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. हम क्या बोलते हैं? 2014 का रोटेशन का प्रोविजन 3 ईयर ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं. अप टू द कंक्लूजन ऑफ व्हाट? Up to the conclusion of first AGM, up to what? Up to the conclusion of first AGM after 3 years from the commencement of this act. Provision relating to audit committee next topic आ जाता है. उससे पहले मैं क्विकली रिवाइज करना चाहती हूँ मैनर ऑफ रोटेशन के प्रोविजन को ही. और एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी विल लर्न दिस पॉइंट. लर्न करना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 को, ये तो हमें समझ में आ गया एप्लीकेबिलिटी क्या है और नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है. एप्लीकेबिलिटी सारे के सारे लिस्टेड कंपनी पे लगता है, ओपीसी पे 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता है.
ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है उस पर लगता है। ऑल प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है उस पर लगता है। ऑल कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अगर बिलो दिस थ्रेशोल्ड लिमिट है बट हैविंग पब्लिक बोरिंग जो है इसके फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ या अगर उससे ज़्यादा है तो उस पर मैनर ऑफ रोटेशन लग जाता है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस पे लगता है? सारी के सारी लिस्टेड कंपनी पे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी पे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और कंपनी की अगर पेड अप शेयर कैपिटल अगर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है तो सारी की सारी पब्लिक बोरिंग्स पे किसी से भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो लग जाएगा। टर्म ऑफ ऑडिटर क्या है? 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर और कूलिंग पीरियड होगा 5 years. We look like just Sozokas. Actually, this she is me, she's my brother, she's my brother, uh, friend as well as brother. जोकर बार बार क्या करता है? रोटेट करता है, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो एंड ऑल। प्रोविजन क्या है? व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 का प्रोविजन क्या बात करता है? एन इंडिविजुअल और फॉर्म ऑफ ऑडिटर, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप फॉर्म ऑफ ऑडिटर हो, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप फॉर्म ऑफ ऑडिटर हो, अगर आप एलिजिबल नहीं हो टू बी रीअपॉइंटेड के लिए एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप फर्म हो, अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप फर्म ऑफ ऑडिटर और आप एलिजिबल नहीं हो रीअपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी अनलेस 5 year हैज लैप्स, तो पहले तो ये बोला है आप इंडिविजुअल हो, फर्म ऑफ ऑडिटर हो, एलिजिबल नहीं हो रीअपॉइंटमेंट के लिए। मैनर ऑफ रोटेशन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 मैनर ऑफ रोटेशन बताता है इंडिविजुअल हो, फर्म हो, एलिजिबल नहीं हो रीअपॉइंटमेंट के लिए सेम कंपनी जब तक कि 5 साल बीत नहीं जाते हैं, 5 साल बीत नहीं जाते अनलेस 5 year हैव लैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर टेन्योर। इंडिविजुअल हो या फर्म हो, इंडिविजुअल हो या फर्म हो, वो 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव या 2 टर्म वो सेल्फ अंडरस्टूड है। इंडिविजुअल हो, फर्म हो, ऑडिटर के आप नॉट एलिजिबल नहीं हो फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी अनलेस 5 year हैव लैप्स्ड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अनलेस 5 year हैव लैप्स्ड हुए हो, अनलेस 5 year हैव लैप्स्ड फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो और एलिजिबल नहीं हो, इंडिविजुअल और फर्म हो ऑफ ऑडिटर और एलिजिबल नहीं हो टू बी रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी अनलेस 5 year हैव लैप्स्ड फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। हम क्या बोलते हैं? अनलेस 5 year हैव लैप्स्ड नहीं हो जाते हैं। इंडिविजुअल और फर्म ऑडिटर नॉट एलिजिबल नहीं हो रीअपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी के लिए अनलेस 5 year हैव लैप्स्ड फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। इट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एनी ऑडिट फर्म, इट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एनी ऑडिट फर्म को एलिजिबल वो ऑडिट फर्म भी एलिजिबल नहीं होगा अगर आपका कॉमन पार्टनर है विद द ऑडिट फर्म। अगर आपके कॉमन पार्टनर है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। जस्ट टेन्योर एक्सपायर हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शिल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शिल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी के एज अ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शिल नॉट बी अपॉइंटेड नहीं हो पाओगे एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी के अपॉइंटमेंट ऑडिटर नहीं बन सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years जब तक कि 5 साल बीत नहीं जाते हैं। कब आप पे रोटेशन का प्रोविजन लगेगा? एक इंडिविजुअल और फर्म हो, वो रिअपॉइंट नहीं हो सकता ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी जब तक कि 5 साल बीत नहीं जाते हैं। एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप कॉमन पार्टनर हो, आपका टेन्योर एक्सपायर्ड हुआ हो, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी और पीरियड ऑफ 5 years। एवरी कंपनी जो कि एग्जिस्ट करी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल कंप्लाई करना होगा। जो भी कंपनी तुम अगर इस प्रोविजन के आने से पहले तुम एग्जिस्ट करती थी तो भी तुम्हें कंप्लायंस तो करना होगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 का। टिल द फर्स्ट एग्जाम, हम क्या बोलते हैं? टिल द फर्स्ट एग्जाम आफ्टर द टिल द फर्स्ट एग्जाम हेल्ड आफ्टर 3 years, टिल द फर्स्ट एग्जाम हेल्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। हम क्या बोलते हैं? हर कंपनी को जो कि एग्जिस्ट करती है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल कंप्लाई करना होगा विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 का। टिल द फर्स्ट एग्जाम तक हेल्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट existing before the commencement of this act shall comply with the requirement of section 139 subsection 2 till the first exam held after 3 years from the commencement of this act, till the first exam held after 3 years from the commencement of this act, right of a company to remove auditor and right of a auditor to resign shall not be prejudiced। जो राइट है कंपनी के ऑडिटर को रिमूव करने का, राइट ऑफ ऑडिटर है रिजाइन शेल नॉट बी प्रीजुडाइज नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मैनर ऑफ रोटेशन की बातें ही की है। जो ऑडिट कमेटी है उसके लिए हम एक सेपरेट रिकॉर्डिंग करेंगे बिकॉज एक रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी हो जाएगी तो दैट द सेम विल नॉट बी एबल टू अपलोड। ऑडिट कमेटी मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर बाय कंपनी ऑन एक्सपायरी
that we will talk later on.